की खबरों का मेन्यू कहता है कि मजदूरों का आज भारत बंद था और इसी खबर से जुड़े हुए दो और पार्ट, आरजेडी सड़कों पर और आरजेडी को कांग्रेस का साथ। ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा यह भी बताएंगे कि आज मजदूरों का भारत बंद क्यों था और क्या वो वजह हैं जिसके लिए मजदूरों ने भारत बंद बुलाया। लेकिन इसके अलावा मजदूरों के भारत बंद के साथ साथ बिहार में एक बड़ी राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बड़ी राजनीति शुरू इसलिए हो गई क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव बिहार में होना है। ऐसे में मजदूरों के साथ साथ आरजेडी, कांग्रेस, महागठबंधन के जितने भी दल हैं वो भी सड़कों पर रहे। मामला सिर्फ मजदूरों का नहीं था बल्कि मामला यह भी था कि बिहार में जो वोटर लिस्ट को लेकर के विवाद जुड़ा है उस पर कांग्रेस और आरजेडी अपनी अपनी तरफ से क्या पक्ष रख रहे हैं। तो आज के तहलका एक्सक्लूसिव में हम बात करेंगे इस एक खबर के 3-4 पहलुओं पर। यह तस्वीरें हैं। शुरुआत करते हैं आज की खबर की। आज यानी कि 9 जुलाई 2025 मजदूरों का भारत बंद मुख्य रूप से केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक नीतियों के विरोध में बुलाया गया था। यह बंद 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और विभिन्न किसान संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से बुलाया गया था और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट भी जाहिर सी बात है हो ही गया। अब बंद के प्रमुख कारण और इसकी मांगे क्या है वो सबसे पहले आप जान लीजिए। श्रम कानूनों में बदलाव का विरोध किया जा रहा है। यूनियनों का कहना है, यूनियनों का आरोप है कि सरकार के द्वारा पारित 4 नए श्रम कानूनों, जिन्हें श्रम संहिता भी कहते हैं, इसके बारे में भी इसी कार्यक्रम में आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि वो 4 कानून आखिर हैं क्या और कहते क्या हैं। इन 4 नए श्रम कानूनों को के बारे में कहा गया कि ये कानून श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर करते हैं, ट्रेड यूनियनों को निष्क्रिय करते हैं, काम के घंटे बढ़ाते हैं और नियोक्ताओं के द्वारा श्रम कानूनों के उल्लंघन को आसान बनाते हैं। निजीकरण का विरोध भी किया जा रहा है। विपक्षी दल हो या फिर ट्रेड यूनियंस हो, सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सेवाओं के निजीकरण का विरोध किया जा रहा है। इस पर विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस लगातार काफी समय से सवाल उठाती आई है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण कंपनियों के प्रस्तावित निजीकरण को लेकर के 27 लाख से अधिक बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों ने हड़ताल में शामिल होने का संकल्प लिया था। बेरोजगारी और महंगाई, ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ मजदूरों से जुड़ा हुआ मामला है बल्कि इसमें बेरोजगारी और महंगाई को भी खींच लिया गया है। बढ़ती बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर के भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देश की कई जगहों पर तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। बिहार समेत पश्चिम बंगाल, किन किन जगहों पर कैसा कैसा असर रहा वो भी मैं आपको बताऊंगा। यूनियनों की मांग है कि सरकार अधिक रोजगार सृजित करे, मनरेगा के तहत काम के दिन और मजदूरी को बढ़ाया जाए और शहरी क्षेत्र के लिए भी ऐसी ही योजनाएं सरकार के द्वारा शुरू की जानी चाहिए। इसके अलावा ये तो प्रमुख मांगे थी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और अन्य मांगे हैं। यूनियनों ने अपनी 17 सूत्रीय मांगों को सरकार के सामने रखा है, जिसमें पिछले 10 सालों से वार्षिक मजदूर सम्मेलन न बुलाए जाने और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर जन आंदोलनों को अपराधी घोषित करने जैसे आरोप शामिल हैं। ये तमाम बातें कही गई हैं। अब इस बंद का असर कहां कहां पर क्या क्या हुआ है वो जान लीजिए। आज के भारत बंद का असर देश के विभिन्न हिस्सों में देखा गया। हालांकि इसका प्रभाव हर जगह पर एक जैसा नहीं रहा। कहीं पर ज्यादा असर दिखा दिया, कहीं पर मामूली असर दिखा दिया, कहीं पर बिल्कुल भी कोई असर नहीं दिखाई दिया। बैंकिंग और बीमा सेवाएं, इनकी अगर बात करें तो बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में हड़ताल का व्यापक असर देखा गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और सहकारी बैंकों में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा, जिससे शाखा सेवाएं, चेक क्लियरेंस जैसे काम और ग्राहक सहायता प्रभावित हुई। हालांकि शेयर बाजार सामान्य रूप से खुला रहा और चलता रहा। परिवहन सेवाओं पर भी इसका असर पड़ा। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर भी बंद का असर पड़ा है। कई राज्यों में सरकारी बसों और टैक्सियों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने सड़कों और रेलवे ट्रैक्स को भी जाम कर दिया, जो आप इस समय तस्वीरों में भी देख रहे हैं। ये बिहार की तस्वीरें हैं, जिससे रेल सेवाएं भी पूरी तरह से बाधित हो गई। विशेष रूप से जहां जहां अब ज्यादा असर पड़ा उन जगहों के नाम आप सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल जैसे राज्यों में परिवहन पर ज्यादा प्रभाव देखा गया, यानी कि यहां पर ज्यादा असर पड़ा। खनन और औद्योगिक उत्पादन का क्षेत्र, कोयला खदानों में कामकाज ठप हो गया क्योंकि ज्यादातर जो मजदूर वर्ग है वो यहां पर काम करता है। खासकर तेलंगाना जैसे राज्य में कोयला उत्पादन पर इसका गहरा असर पड़ा। औद्योगिक उत्पादन में भी बाधाएं आई हैं, वहां पर भी इसका असर पड़ा है। सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के यानी कि पब्लिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उन उपक्रमों में कामकाज प्रभावित कई जगहों पर देखा गया। हालांकि कई जगहों पर सामान्य रहा। शिक्षण संस्थाओं और निजी क्षेत्र में अधिकतम स्कूल, कॉलेज और निजी कार्यालय खुले रहे। हालांकि सार्वजनिक परिवहन प्रभावित होने के कारण छात्र छात्राओं को और कर्मचारियों को देरी का सामना भी करना पड़ा। इससे थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर आई। व्यापारियों ने भी इस बंद का समर्थन नहीं किया और अपनी दुकानें खुली रखी। कई जगहों की हकीकत और स्थिति मैं आपको बता रहा हूं। राज्यभर असर की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल और बिहार, ये वो दो राज्य हैं जहां पर व्यापक असर इस बंद का देखा गया।
इन राज्यों में बंद का व्यापक असर देखा गया। सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे, रेल पटरियों को भी जाम किया गया और कुछ जगहों पर झड़पें और आगजनी की कोशिशें भी की गई, खासतौर पर बिहार में, क्योंकि बिहार इसलिए इस चर्चा के केंद्र में आ रहा है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और ऊपर से पिछले कुछ दिनों से बिहार में बहुत सारे क्राइम के केसेस आए, वोटर लिस्ट से जुड़ा हुआ नया विवाद आया। अब केरल की बात करें तो केरल में भी इस बंद का खासा असर रहा, जहां सड़कें सुनसान रही और कई दुकानें यहां पर भी बंद रही। तेलंगाना की बात करें तो सिंगरेनी और कोलेरीज कंपनी लिमिटेड यानी कि SCCL में कोयला उत्पादन ठप रहा। दिल्ली NCR की बात करें तो बंद का कुछ खास असर दिखाई नहीं दिया गया। सड़कों पर सामान्य ट्रैफिक रहा और ज्यादा असर इसका दिखा नहीं। ओडिशा के कुछ हिस्सों में विशेष करके राजधानी भुवनेश्वर में परिवहन की आवाजाही पर प्रभावित हुई। इससे कुल मिलाकर के आज के भारत बंद ने देश के कई हिस्सों में सार्वजनिक सेवाओं और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित जरूर किया, खासकर उन क्षेत्रों में जहां ट्रेड यूनियनों की मजबूत पकड़ है। ट्रेड यूनियनों की वजह से कई जगहों पर इसका असर देखने को मिला, लेकिन ज्यादातर जगहों पर सामान्य स्थिति रही। लेकिन बिहार में विवाद और जो स्थिति हंगामे वाली रही वो ज्यादा इसलिए भी रही क्योंकि इसमें कांग्रेस और आरजेडी एक साथ थे। राहुल गांधी खुद बिहार पहुंचे, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के वो भी प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता, आरजेडी के कई कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। लेकिन यहां पर एक नया विवाद और नई वजह वोटर लिस्ट भी थी, क्योंकि बिहार में इन दिनों वोटर लिस्ट को बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने एक लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट को लेकर के एक लिस्ट जारी की कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जिस पर जब विवाद शुरू हुआ तो उसके बाद इस पर स्पष्टीकरण भी दिया गया। लेकिन इसी को लेकर के आरजेडी और कांग्रेस सड़कों पर उतरी। उनका यह कहना था कि बिहार में वोटरों को काटने की यह पूरी की पूरी साजिश हो रही है और भारत बंद के मौके पर, मजदूरों के भारत बंद के मौके पर इस बात को लेकर के भी कांग्रेस और आरजेडी ने हल्ला बोला, यानी कि महागठबंधन ने हल्ला बोला। आपको कुछ बयान सुनाते हैं कि प्रदर्शन के दौरान आरजेडी और कांग्रेस के जो नेता प्रदर्शन कर रहे थे उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना था और क्या वोटर लिस्ट से जुड़ी हुई वो वजह है जिसको लेकर के इनकी शंका ज्यादा है। बिहार की जनता से आग्रह किए थे और आज दिखाई दे रहा है कि जनता ने वोट पूरी निरीक्षण के विरोध में हम लोगों को मदद करने का, सहयोग करने का काम किया, जिसका नतीजा है कि आज सुबह से बिहार बंद है। और उसी कड़ी में लखीसराय जिला का बड़हिया प्रखंड को सुबह 7 बजे से हम लोगों ने जाम करने का काम किया और दोनों तरफ कतारबद्ध गाड़ियां भी दिखाई दे रही है। और यह देश के प्रधानमंत्री की तानाशाही है कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों और जो हमारे बिहार से लोग कमाने के लिए रोजी रोटी जाते हैं दूसरे प्रदेश, उन लोगों का नाम काटने के लिए यह चुनाव आयोग से मिली भगत है। बिहार बंद का, खास के बिहार में जो हम लोग का महागठबंधन का समर्थन मिला है ट्रेड यूनियन वालों के साथ, तो मेरा खास के बिहार में यही है मुद्दा कि मतदाता सूची से साजिश करके गरीबों का नाम काटा जा रहा है। भाजपा सरकार को हम लोग के महागठबंधन के एकजुटता से और बिहार में बढ़ते हुए ताकत को देखते हुए भय हो गया, जिसके कारण चुनाव आयोग पर अपना प्रभाव बना करके और उनके द्वारा कम समय में मतदाता सूची को बदलने का जो काम किए हैं और हमारे पुराने जितने भी दस्तावेज इन्होंने बनवाया था, आधार कार्ड, पहचान पत्र, सारे चीज़ को निरस्त करते हुए इन्होंने नया दस्तावेज मांगना शुरू किया है। तो आरजेडी और कांग्रेस के नेता और कई कार्यकर्ता सड़कों पर रहे। राहुल गांधी भी खुद बिहार पहुंचे और राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी एक बार फिर से संविधान की किताब के साथ दिखाई दिए और वोटर लिस्ट में जो बातें सामने आ रही हैं, नाम जुड़ाने को लेकर के जो विवाद शुरू हुआ है, उस पर राहुल गांधी ने सीधे सीधे आरोप सरकार के ऊपर लगाए हैं कि सरकार अब आने वाले समय में बिहार के इस चुनाव को भी चोरी करना चाह रही है। क्या कहा राहुल गांधी ने, आपको सुनाते हैं। यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो
मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि जैसे देश का चुनाव चोरी करने की कोशिश की गई थी, वैसे ही बिहार का चुनाव भी चोरी करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बिहार में वोटर लिस्ट में किसके नाम शामिल होंगे, किसके नाम शामिल नहीं होंगे, इस पर एक लंबी चौड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। बहरहाल, ये जो भारत बंद किया गया था, मजदूरों का भारत बंद किया गया था, ये प्रमुख रूप से अगर हम वोटर लिस्ट वाला मामला और बिहार की राजनीति वाला मामला हटा दें तो श्रम कानून और श्रम संहिता से जुड़ा हुआ था। अब वो क्या है वो आपको समझाते हैं। भारत सरकार ने 29 से ज्यादा पुराने श्रम कानूनों को 4 व्यापक श्रम संहिताओं, जिसे लेबर कोड्स कहते हैं, इसमें समाहित कर दिया था। इन कानूनों को संसद के द्वारा 2019 और 2020 में पारित किया गया था, लेकिन अभी तक पूरी तरह से इन्हें लागू नहीं किया गया। इन 4 श्रम संहिताओं का उद्देश्य श्रम कानूनों को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना था। ये 4 नए श्रम कानून क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं। मजदूरी संहिता 2019 यानी कि द कोड ऑन वेजेस 2019, यह संहिता 4 मौजूदा कानूनों, जिसमें अभी तक जो चलते आ रहे थे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को समाहित करती है। यानी कि ये सारे के सारे इस एक संहिता में आ जाएंगे। इसके मुख्य प्रावधान क्या है? सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी का एक सार्वभौमिक प्रावधान करना, यानी कि एक समान मजदूरी सभी की हो। यह सुनिश्चित करना कि सभी कर्मचारियों को समय पर मजदूरी का भुगतान हो। पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए समान काम या फिर समान प्रकृति के कामों के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना, यह भी इसका एक उद्देश्य था। एक फ्लोर वेज न्यूनतम आधार मजदूरी की स्थापना करना, जिससे राज्य सरकारें भी कम मजदूरी निर्धारित नहीं कर सकेंगी। यह पहला जो नियम था वो कहता था। औद्योगिक संबंध संहिता, यह दूसरा कानून है, यानी कि दूसरी संहिता है 2020, द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। यह संहिता 3 कानूनों, जिसमें कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 और औद्योगिक रोजगार यानी कि स्थायी आदेश अधिनियम 1946, इन 3 कानूनों को समाहित करती है। अब इसके मुख्य प्रावधान क्या है? यह संहिता यानी कि यह कोड हड़ताल करने के लिए अधिकार पर नई शर्तों को लगाता है। जैसे हड़ताल पर जाने से पहले आपको 60 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होगा। औद्योगिक प्रतिष्ठान की परिभाषा में बदलाव किया गया था, जिससे 300 या फिर उससे अधिक श्रमिक वाले प्रतिष्ठानों को इनके जो कर्मचारियों की छटनी है, इनका जो ले ऑफ होना है या फिर प्रतिष्ठान या इंस्टीट्यूट को बंद करने के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता होगी। पहले यह सीमा 100 श्रमिकों की थी, यानी कि 100 श्रमिक अगर होंगे तो ये सब चीजें हो सकती थी, जिसमें बदलाव किया गया। निश्चित अवधि के रोजगार यानी कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की अनुमति भी यह संहिता देती है, जिसमें निश्चित अवधि के कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान लाभ मिल सकेगा। ये तमाम बातें थी इन लेबर लॉज को लेकर के। अब एक नई संहिता है, यानी कि तीसरी संहिता है सामाजिक सुधार संहिता 2020, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। यह संहिता 9 मौजूदा कानूनों को समाहित करती है। इसमें जैसे कि कर्मचारियों की जो भविष्य निधि होती है, जो पीएफ होता है, विविध प्रावधान है इसमें। ये 1952 के जो प्रावधान थे, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, ये सारे जो प्रावधान थे इस एक संहिता में रखे गए। और इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक दोनों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार किया जाए। गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाया जाए। सामाजिक सुरक्षा के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना का प्रावधान भी किया जाए। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता 2020, ये वो आखिरी संहिता है जिसको शामिल किया गया। और इस संहिता में जो मौजूदा जो लेबर के 13 कानून हैं, इन कानूनों को समाहित कराया गया है, जिसमें कारखानों से संबंधित, खान से संबंधित, भवन निर्माण जो करती है लेबर करती है, जो रोजगार विनियम के मजदूर होते हैं, उनको लेकर के बातें कही गई हैं। इसमें भी कई तरह के प्रावधान रखे गए हैं और इन प्रावधानों को भी इस संहिता में रखा गया है। तो यानी कि ये जो 4
लेबर कोड थे, लेबर लॉज थे, इसके खिलाफ देश भर में भारत बंद का ऐलान किया गया। और भारत बंद के दौरान ही बिहार में भी आपने देखी स्थितियां किस तरह से रहे और वहां पर राहुल गांधी समेत तेजस्वी यादव और तमाम कांग्रेस के नेता, आरजेडी के नेता पहुंचे और सिर्फ बंद में मजदूरों की बात नहीं की गई बल्कि बिहार की आने वाली राजनीति पर भी बात की गई और वहां की वोटर लिस्ट से जुड़े हुए विवाद को लेकर के भी बातचीत की गई। आज के तहलका एक्सक्लूसिव में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।